Hello friends, today we are going to start contemporary world politics का first chapter, the Cold War era. So let's start. अप्रैल 1961 में जो लीडर्स थे यूएसएसआर के, वो इस बात को लेकर वरीड थे कि जो यूएसए है वो कहीं क्यूबा को अपने साथ मिला ना ले, और जो फाइडल कास्ट्रो है वहाँ के प्रेसिडेंट उनको ओवरथ्रो ना कर दे। क्यूबा जो था वो एक अलाई था सोवियत यूनियन का, और डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल दोनों तरह से एड वो लेता था सोवियत यूनियन से। निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत यूनियन के लीडर थे, उन्होंने चाहा कि वो क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर दे, और 1992 में उन्होंने क्यूबा के नीचे एक अपना मिसाइल रख दिया। जो यूएस प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, और उनके जो एडवाइज़र थे वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट रहते थे, जागरूक रहते थे, जानना चाहते थे कि वो क्या है तो फुल स्केल न्यूक्लियर बिटवीन टू कंट्रीज, कि वो क्या है, मतलब कि जो दोनों कंट्रीज थे उस वक्त कोल्ड वॉर एरा में, यूएसएसआर एंड यूएसए, इनके बीच में युद्ध का स्थिति उत्पन्न हो सके, किस वजह से हो सकता है। द कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन, टेंशन एंड द सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंट्रेशन। जो कोल्ड वॉर है वो बहुत सारे तरह का कॉम्पिटिशन, टेंशन और बहुत सारे कन्फ्रंट्रेशन का एक सीरीज़ है जो यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में है, और उनके अलाइज के साथ जो रहता है। कोल्ड वॉर जो है वो एक पावर के लिए लड़ाई नहीं होता है, वो होता है हमारे आइडिया के लिए कि किसका आइडिया बेस्ट है। जो यूएस थे वेस्टर्न अलायंस, वो रिप्रेजेंट करते थे लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के आइडिया को, और जो सोवियत यूनियन था ईस्टर्न अलायंस, वो रिप्रेजेंट करता था सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के आइडिया को। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945 came to an end with defeat of Axis power। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 to 1945 में, तो उसमें एक्सिस पावर का डिफीट हो गया, जिसको जर्मनी, इटली और जापान एक्सिस पावर में थे, और अलाइड फोर्सेस में थे यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। इनके द्वारा उनका मतलब वो डिफीट हो गए थे एक्सिस पावर। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो इससे कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन यूएस ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑफ चाइनीज सिटीज, जापानी सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब ख़त्म हुआ जब यूएस ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पे बम गिरा दिए, और इससे जापान ने खुद को सरेंडर कर दिया। जो क्रिटिक्स थे यूएस के, जो यूएस के विरोध में बोलते थे, उनका कहना था कि यूएस जानता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, तो फालतू में उन्होंने बम गिराया। उनका मानना था कि यूएस जो था वो इस बात को प्रूव करना चाहता था कि वो सोवियत यूनियन से ज़्यादा बेटर है, जिससे वो अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन एशिया में बरकरार रख सकता है। और जापान को ये भी उसको दिखाना चाहता था कि जो यूएस है वो सुप्रीम है, यूएसएसआर सुप्रीम नहीं है, यूएस सुप्रीम है। सपोर्टर्स जो थे यूएस के, वो ये बोलते थे कि एटॉमिक बम को गिराना ज़रूरी था ताकि जो वर्ल्ड वार है वो ख़त्म हो सके, अलाइड लाइफ्स का जो अलाइड हैं जो उनका ज़िंदगी बच सके। लॉजिक ऑफ डिफरेंस, when both superpower have capacity to respond against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war। इसका मतलब होता है कि जब दोनों सुपर पावर्स के पास कैपेसिटी है कि वो अगर एक युद्ध करना स्टार्ट करता है तो वो दूसरा भी युद्ध कर सकता है उसके साथ, उनके बीच में कभी भी कोई भी मतलब डिसाइड नहीं हो पाएगा कि कौन विनर हो रहा है। तो वो होता है लॉजिक ऑफ डिस्टेंस, कि दोनों के पास कैपेसिटी है कि वो दोनों को विध्वंस कर सकते हैं, दोनों का नाश कर सकते हैं। कोल्ड वॉर रिमेंड अ कोल्ड नॉट हॉट और शूटिंग वार बिकॉज ऑफ लॉजिक ऑफ डिस्टेंस। तो जो कोल्ड वॉर था वो कोल्ड वॉर ही रह गया, सिर्फ विवादों मतलब हमारे जो इंटेंशंस थे उन्हीं का कॉन्फ्लिक्ट बन के रह गया, आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट बन के रह गया, हॉट वॉर नहीं बना क्योंकि लॉजिक ऑफ डिस्टेंस की वजह से। क्वेश्चन आते हैं लॉजिक ऑफ डिस्टेंस, आप लोग इसको याद रखिएगा। इन ए वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन टू अलायंस सिस्टम, स्टेट रिमेन टाइड टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर टू लिमिट इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सुपर पावर। तो जो वर्ल्ड है जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, यूएसएसआर और यूएस में, उनमें जो अलाइज थे वो अपने सुपर पावर के साथ उनके टच में रहते थे, उनके साथ अपने जो एक मतलब रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश करके रखते थे, और रिटर्न में जो सुपर पावर है स्मॉलर स्टेट्स हैं वो सुपर पावर से प्रोटेक्शन लेते थे, वेपन्स लेते थे और इकोनॉमिक हेल्प भी लेते थे। वेस्टर्न अलायंस ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, अभी बहुत चला हुआ है, जब यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है तो नाटो था, वेस्टर्न अलायंस ने नाटो फॉर्म किया था, जिसको अप्रैल 1949 में एग्जिस्टेंस में लाया गया था। एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि अगर किसी जो नाटो में जितने भी कंट्रीज हैं उन पर किसी पे भी अगर आर्म अटैक होता है, किसी में भी युद्ध अगर कोई करता है, तो चारों जो 12 देश हैं उन सब पे अटैक माना जाएगा और सब मिल के
जो जिस देश ने अटैक किया है किसी एक कंट्री पे उस पर हमला करेंगे। ईस्टर्न अलायंस ने वार्सो पैक्ट बनाया जिसको सोवियत यूनियन ने लीड किया। 1955 में इसका क्रिएशन हुआ और इनका काम था कि नाटो फोर्स कहाँ कहाँ है यूरोप में कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं उनको काउंटर करना। यूरोप बिकम मेन एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो यूरोप था वो मेन एरिना बन गया था कॉन्फ्लिक्ट का। इन ऑर्डर टू इंश्योर ईस्टर्न हाफ ऑफ यूरोप रिमेन विद इन सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बैक बाय वेरी लार्ज प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मी। तो जो ईस्टर्न हाफ था यूरोप का वो ये जानने के लिए कि जो बाकी जो ईस्टर्न हाफ है वो सोवियत यूनियन में है, सोवियत यूनियन ने उनके पीछे बहुत सारे आर्मीज लगा दिए। और ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया यूएस बिल्ट एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में यूएस ने अलायंस सिस्टम बना दिया, सियाटो एंड सेंटो। कम्युनिस्ट चाइना जो झगड़ा करते थे कि यूएसएसआर टुवर्ड्स डेट 1915 एंड 1969 फॉट अ ब्राइव फॉर ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। कम्युनिस्ट चाइना यूएसएसआर से छोटा मोटा युद्ध करते रहते थे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर 1969 और लेट 1950 में। नॉन अलाइंग मूवमेंट गिव न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ अलायंस। नॉन अलाइंग मूवमेंट जो था वो ये था कि जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ रहा है जो ना कि यूएसएसआर का सपोर्टर ना यूएसए का, वो एक खुद इस्टेब्लिश हो सके, खुद की कंट्री बना सके। जरूरी नहीं है कि वो किसी भी एक कंट्री में जाएगा ही जाएगा। स्मॉलर स्टेट्स वेयर हेल्पफुल फॉर सुपर पावर। जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो तो उनसे गेन लेते ही थे लेकिन वो बदले में वो देते थे उनको, देखते हैं क्या, वाइटल रिसोर्सेज ऑयल एंड मिनरल्स के रिसोर्स देते थे। टेरिटरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। वो उन लोगों को जगह देते थे जहाँ से सुपर पावर जो है अपने मिसाइल्स को अपने वेपन्स को लॉन्च कर सके। लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। वो लोकेशन देते थे जहाँ से एक दूसरे पर नज़र रख सकते हैं और उनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी देते थे मिलिट्री एक्सपेंस में। जहाँ पे यहाँ पे अगर मिलिट्री रह रहा है तो उसको एक्सपेंस में उनकी मदद करते थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो लीडर ऑफ नाम थे नॉन अलाइंग मूवमेंट। इन 1960 यूएस एंड यूएसएसआर साइन 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। 1960 में यूएस और यूएसएसआर जो था उन्होंने 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स को साइन किया। टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। मतलब कोई भी टेस्ट नहीं करेगा, कोई भी मिसाइल लॉन्च नहीं करेगा बोले ये बोल के कि मैं टेस्ट कर रहा था। न्यूक्लियर नहीं करेगा, कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च नहीं करेगा। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, मिसाइल को भी कोई लॉन्च नहीं करेगा ना उसका टेस्ट करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। रूट्स ऑफ नाम वेंट बैक टू फ्रेंडशिप। जो रूट्स था नाम का जो रूट था वो वापस से इन लोगों के बीच में दोस्ती ला गया। यूगोस्लेविया के जोसेफ ब्राज टिटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट लीडर गामेल अब्देल नसीर एंड हेल्ड उन्होंने मीटिंग किया 1956 में जिसको इंडोनेशिया के सुकार्नो एंड घानास के क्वामे नक्रुमा ने सपोर्ट किया। और ये 5 जो लीडर्स हैं इनको फाउंडर ऑफ नाम के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट नॉन अलाइंग समिट बलग्रेड इन 1961, कल्मिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स। फर्स्ट नॉन अलाइंग समिट हुआ था बलग्रेड में 1961 में और इसको 3 फैक्टर्स का कल्मिनेशन माना गया था जो था कोऑपरेशन अमंग दिस 5 कंट्रीज। इन 5 कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन रहा, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग एरिना। जो कोल्ड वॉर का जो टेंशन है और वाइडनिंग एरिनाज हैं उनके बारे में जानने के लिए ड्रामेटिक एंट्री ऑफ न्यूली डिकोलोनाइज अफ्रीकन कंट्रीज इनटू इंटरनेशनल अरीना। जो अब नए नए जो कंट्रीज आ रही हैं उनको ये देखना है कि वो कौन से अलायंस में जा रहे हैं। फर्स्ट समिट जो था उससे 25 मेंबर स्टेट्स ने अटेंड किया था और लेटेस्ट जो मीटिंग हुई थी वो 14th समिट हुई थी हवाना 2006 में जिसको 116 मेंबर स्टेट्स और 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज ने अटेंड किया था। A majority of non-aligned countries were categorized as least developed countries. LDC बहुत सारे नॉन अलाइन कंट्रीज होते हैं उन्होंने मतलब लीस्ट डेवलप माना जाता था कि बहुत कम डेवलप्ड है। और उनका जो चैलेंज था वो था कि वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो सके और अपने पीपल को पॉवर्टी से बाहर ला सके। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट in 1972 entitled टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। जो UNCTAD था उन्होंने एक रिपोर्ट लाया था 1972 में जिसका टाइटल था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। एक न्यू ट्रेड पॉलिसी जो हमें डेवलपमेंट के मार्ग पर ले जाए, जिसको प्रपोज अ रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। उन्होंने एक ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में रिफॉर्म प्रपोज किया था जैसे गिव LDC कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्स। LDC का जो है वो कंट्रोल हो जाए उनके नेचुरल रिसोर्स पे, LDC का खुद कंट्रोल हो, कोई दूसरी या फिर बड़ी सुपर पावर
उसको कंट्रोल ना करे, वो खुद कंट्रोल करे। एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट, उन्हें वेस्टर्न मार्केट्स में आने की जगह दी जाए। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को रिड्यूस किया जाए और एलडीसी में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में उनका एक बड़ा रोल दिया जाए, बड़ा रोल उनको दिया जाए। First summit in Belgrade, economic issue had not been very important, but by mid-1970s it became most important issue. NAM became an economic pressure group. जो फर्स्ट समिट हुआ था बेलग्राडे का, उसको ज़्यादा लोगों ने उस वक्त ज़्यादा महत्व नहीं दिया था इकोनॉमिक इशू को, लेकिन मिड 1970s आते आते ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था और जो नाम था वो बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया था। इंडियाज़ पॉलिसी वाज नाइदर नेगेटिव नॉट पैसिव, इंडिया का जो पॉलिसी था वो ना तो नेगेटिव था और ना ही ज़्यादा पैसिव था। नेहरू जो थे वो रिमाइंड करते थे कि नॉन अलाइंग वाज नॉट ए पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। नॉट अलाइंग जो मूवमेंट है वो फ्लीइंग अवे नहीं है, ये नहीं है कि हम इस सब चीज़ से दूर भाग रहे हैं। नॉन अलाइंग पोस्चर सर्व इंडिया इंटरेस्ट इन 2 वे, इसने इंडिया की इंटरेस्ट को 2 वेज में सर्व किया था। नॉन अलाइन अलाउ इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन इन इंस्टेंसेस, इन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल डिसीजन और स्टेटस में मतलब डिसीजन लेने का मौका दिया था। इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट अदर, और इंडिया भी एबल हो गया था कि वो एक सुपर पावर को दूसरे सुपर पावर के साथ बैलेंस कर सके। इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट में क्रिटिसाइज है, इंडिया का जो पॉलिसी था नॉन अलाइनमेंट का उसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट वाज अनप्रिंसिपल्ड, कि इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट है वो अनप्रिंसिपल है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। इंडिया वाज इनकन्सिस्टेंट एंड टू कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स, इंडिया जो है वो इनकन्सिस्टेंट है और कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स लेता रहता है, क्योंकि इंडिया ने फ्रेंडशिप साइन किया था यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स के लिए 1971 में। तो उनका मानना था कि इंडिया जो है वो मतलब अनप्रिंसिपल है, वो कभी भी यूएसएसआर के साथ जाता है तो कभी यूएसए के साथ जाता है। तो फिर इसमें इंडिया ने अपना जो व्यू था उसको इंडिया में ये रखा कि इंडियन गवर्नमेंट व्यू वाज दैट इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग बांग्लादेश क्राइसिस एंड ट्रीटी डिड नॉट स्टॉप इंडिया फ्रॉम हैविंग गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए। तो ये बोलते थे कि हमें अभी मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट की भी ज़रूरत है, बांग्लादेश क्राइसिस जब हुआ है तब। और जो ट्रीटी हमने साइन किया है यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स के लिए, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिलेशन है बाकी कंट्रीज़ या फिर यूएस के साथ जो ख़राब हो चुका है, हमारा फ्रेंडशिप है लेकिन बाकी कंट्रीज़ के साथ भी हम फ्रेंड रहेंगे। कोर वैल्यूज़ एंड इंड्यूरिंग आइडियाज़ ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आर एज फॉलोज, जो कोर वैल्यूज़ था इंड्यूरिंग आइडियाज़ था नॉन अलाइनमेंट का वो इस प्रकार है। Based on a recognition that decolonized states share a historical affiliation and can become a powerful force if they come together, वो इस बात पे रिकॉग्नाइज किया गया कि जो डीकोलोनाइज स्टेट है वो एक हिस्टोरिकल एफिलिएशन शेयर करता है। जैसे एशिया में था कि हम लोग बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो ब्रिटिश उनको कॉलोनाइज करते थे, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में था। तो इसमें शेयर हिस्ट्री हो जा रहा है कि सब ब्रिटिश ने सबको डोमिनेट किया हुआ था। तो वैसे ही इनका भी है कि इन्होंने इनको बहुत हिस्टोरिकल एफिलिएशन जो है वो शेयर करते हैं और अगर वो साथ में आ जाते हैं तो एक बहुत पावरफुल फोर्स भी बन सकते हैं। इट मीन दैट द पुअर एंड वेरी ऑफन स्मॉल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नीड नॉट बिकम फॉलोअर ऑफ एनी ऑफ द बिग पावर दैट दे कुड परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इसका मतलब हुआ कि कोई पुअर या फिर कोई पुअर कंट्री है या फिर स्मॉल कंट्री है, उसको वर्ल्ड के किसी सुपर पावर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो साथ में आ जाते हैं तो एक खुद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आप लोग बुक रीडिंग कर लीजिएगा आप ओवरव्यू के लिए, मैंने एक बता दिया आपको। थैंक यू।